Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोग जो हैं वो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें सेल है, बॉटनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स तो हमने शुरू भी कर दिया है और काफ़ी उसमें पार्ट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन का ये वाला वीडियो ये भी न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है जो कि इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फैट्स के बारे में मेनली। तो हम फैट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक आज ही फैट्स वाला कंप्लीट करेंगे और डाइजेशन के ऊपर एक वीडियो आ चुका है लेकिन वो मैं उसे थोड़े दिन बाद कंटिन्यू करूँगी जब मेरा न्यूट्रिशन का पूरा वाइटामिन्स मिनरल्स से कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद डिजीज़ विच मीन डिसईज एंड स्केलेटल सिस्टम्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो ये हम सभी चीज़ें कवर करेंगे। और ये जितने भी बायो के टॉपिक्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो दिस विल हेल्प यू टू कवर एंटायर टॉपिक्स ऑफ साइंस। मतलब एक तो पहली बात तो करियर ग्लो आपकी हेल्प करेगा पूरा साइंस का टॉपिक कवर करने में, प्लस ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे बेनिफिशियल होंगे CGL, CHSL, CPO, CDS, इंडियन रेलवे, NTPC, FCAT एंड PCS, यानी कि जितना भी जर्नल साइंस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन, जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। ऑल द फूड मटेरियल विच इज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि वो सारा फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जिससे कि हम फंक्शन कर सकें, अपने जो भी मसल है उसे रिपेयर कर सकें, उसके लिए हमें कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ फूड मटीरियल्स चाहिए जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी जानते हैं। और दूसरा, ये हमें डिजीज़ से भी बचाता है। तो जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था विच इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो मिलीग्राम में हमें खाने होते हैं, लाइक वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये सारी ही चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि हमें ये मिलीग्राम में खाने होते हैं। लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, जो हम ग्राम्स में खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसे 300 ग्राम तो हमें खाना ही होता है और इसका जो नाम है उसे हम शुगर कहते हैं। सिमिलरली जो आपका फैट होता है जिसे हम कहते हैं लिपिड, तो ये जो घी है, ऑयल है, ये 80 ग्राम्स इन अ डे हमें खाना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ फैट्स। तो जो फैट है वो पहली बात तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ये हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। जैसे कि सब्ज़ी बनती है तो वो घी में बनती है, सरसों के तेल में बनती है, या नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें बनती है, तो उसके अंदर फैट्स होता है। हम जो नमकीन वगैरह खाते हैं, तो जैसे 6 क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है कि आप कुछ मत करो, मतलब आप एक पेज लो, एक पेपर लो या टिश्यू पेपर लो, उसके अंदर नमकीन रखो और टिश्यू पेपर को ना फोल्ड करो। जब आप टिश्यू पेपर को फोल्ड करोगे और उसे खोलोगे तो आपको कुछ स्पॉट्स दिखाई देंगे, कुछ जिसे हम कहते हैं लिक्विड जैसे स्पॉट्स दिखाई देंगे। और आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अगर वो इवेपोराइज हो जाता है, यानी कि अगर वो स्पॉट्स चले जाते हैं दैट मीन्स वो पानी था। लेकिन अगर वो स्पॉट्स नहीं जाते तो इसका मतलब है कि वो क्या है, फ़ैट है। सो बेसिक लेवल पे यही चीज़ बोली जाती है कि जो आपका फ़ैट होता है वो आपका किसके अंदर होता है, घी में होता है। हाँ, मतलब जो भी हम घी, ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं उसके अंदर फैट्स होता है। सो बेसिकली 80 ग्राम पर डे तो खाना चाहिए। इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड ऑल्सो नोन एज लिपिड। इसका दूसरा जो नाम होता है वो लिपिड होता है। और जब ये डाइजेस्ट होता है, या फिर ये जब डाइजेस्ट होता है या फिर जब हम इसे खा लेते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, फैटी एसिड्स में। तो जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो जो कार्ब होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बेसिकली किसके अंदर मतलब वो ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्ट होता है या ग्लूकोज में टूटता है वो। तो सिमिलरली जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स में टूटता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है इज़ मोनोग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड इसका साइंटिफिक नेम है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फैट। तो फैट के फंक्शंस क्या हैं। पहली चीज़, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें एनर्जी देता है। तो सिमिलरली फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन कब देता है एनर्जी, उसकी वजह से दोनों का फंक्शन अलग हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि सिंपली आप खाना खाओ तो आपको एनर्जी मिल जाती है, आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन फैट आपको तब एनर्जी देगा जब आप फास्टिंग कंडीशन में हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इट गिव्स एनर्जी व्हेन वी आर इन फास्टिंग कंडीशन। जैसे मान लो कि आपका मंडे का फास्ट है, ट्यूसडे का फास्ट है, तो उस फास्ट के दिन में भी आप आराम से पूरा दिन निकाल लो, इसी में आपका जो फैट अंदर स्टोर है वो आपको एनर्जी देना शुरू करता है। सो इट गिव्स एनर्जी जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं। सो प्रोवाइड्स एनर्जी इन फास्टिंग कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ऐसा भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि जैसे जो लोग ऐसा अनशन पे बैठते हैं, मतलब जो फास्टिंग करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि मतलब सबसे पहले अपने घर जाते हैं, ठीक है, अपने गाँव वगैरह जाते हैं और बहुत सारा
खा कर आते हैं, मतलब जैसे दूध है, दही है, मतलब अच्छे से अपना डाइट वगैरह बना कर आते हैं ताकि फ़ैट उनकी बॉडी में आ जाए। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो नेता होते हैं वो फिर अनशन पे बैठ जाते हैं, मतलब वो फास्टिंग कंडीशन में बैठ जाते हैं, क्योंकि जो आपका फ़ैट होता है ना वो आपको उस टाइम पे एनर्जी देता है जब आप कुछ खा नहीं रहे हो। तो जब आप खा लेते हो, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन जब आप नहीं खा रहे हो, मतलब आप कुछ भी खाना नहीं खा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कौन एनर्जी देता है बोलने की या कोई काम करने की? फैट एनर्जी देता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब आप 12 घंटे कुछ नहीं खाएं, आफ्टर 12 आवर्स इट विल स्टार्ट गिविंग एनर्जी, तो ये आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सबसे पहली चीज़ आपको कितना एनर्जी देते हैं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, मतलब 9 किलो कैलोरी आपको इतना एनर्जी मिलता है। लेकिन जो फैट होता है वो आपको 9 किलो कैलोरी देता है। और इस चीज़ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है और फैट 9 किलो कैलोरी देता है, तो हमें कार्ब खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम फैट ही खा लेते हैं, क्योंकि बल्कि ये तो हमें ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। मतलब 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है उससे ज़्यादा एनर्जी तो 1 ग्राम फैट दे रहा है। दोनों की क्वांटिटी सेम है लेकिन एनर्जी फ़ैट ज़्यादा दे रहा है, तो हमें कार्ब को तो बंद कर देना चाहिए और हमें फ़ैट ही खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी बैलेंस डाइट में, मतलब बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर सारे के सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, सो अब है नेक्स्ट इज अ वर्क एज अ इंसुलेटर। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया कि फैट जो होता है वो एक मैक्रो न्यूट्रेंट है, 80 ग्राम पर डे एटलीस्ट खाना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें 300 ग्राम्स खाना चाहिए, वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वैसे ही जो फैट्स होता है वो हमें 80 ग्राम खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें 300 ग्राम्स तो खाना ही चाहिए। फैट को हम क्या बोलते हैं, इसको लिपिड कहते हैं। सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसे हम शुगर या फिर ग्लूकोज कहते हैं। तो साथ में अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके याद करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होगी। सो ये इसको लिपिड भी कहते हैं। जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये फैटी एसिड्स में डाइजेस्ट होता है और इसका साइंटिफिक नेम है मोनोग्लिसराइड। देन फैट का फंक्शन क्या होता है, ये आपको एनर्जी देता है जब आप फास्टिंग कंडीशन में हो, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है फास्टिंग कंडीशन में। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जबकि फ़ैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और 12 घंटे के बाद आपका फ़ैट आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है अगर आप 12 घंटे कुछ नहीं खाएं तो। नाउ वर्क एज अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्या होता है कि जैसे हमारा स्किन है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हैंड है, तो हमारे हैंड में, मतलब यहाँ पर एक ऑब्वियसली स्किन है, ऊपर वाला पार्ट स्किन है, लेकिन स्किन के अंदर ना, स्किन के अंदर क्या होता है, एक एडिपोज टिश्यू होता है। मतलब इसके और अंदर देखें तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है, जहाँ पे आपका क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। सो फैट स्टोर इन एडिपोज टिश्यू एक लेयर है जो कि स्किन के अंदर होती है। इट ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इवन ये आपका बॉडी टेम्परेचर, फैट आपका बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, ना हीट पास होने देता है ना इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए मतलब ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जो हेल्दी पीपल होते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती। क्यों ज़्यादा ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर जो है, मतलब जो फैट होता है ना वो हीट को ट्रैप कर लेता है, तो वो पास नहीं होने देता, तो आपकी बॉडी की जो हीट है वो आप तक ही रहती है। तो इसलिए एक अच्छा इंसुलेटर का तरह काम करता है, आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। देन सी इज़ हेल्प्स टू बिल्ड मसल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आजकल हम लोग ना जैसे वहाँ जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो उसमें इवन हमें कहा भी जाता है जैसे कि प्रोटीन है, तो जैसे प्रोटीन पाउडर होता है, तो जैसे प्रोटीन पाउडर होता है, प्रोटीन शेक टाइप होता है, ये आपके मसल को बिल्ड करने का काम करता है। तो सिमिलरली जो फैट होते हैं वो भी आपके जो, मतलब आपका जो मसल होता है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। तो यहाँ पे लिपो का मतलब होता है फैट, तो थोड़ा बहुत फैट इज़ रिक्वायर्ड, थोड़ा बहुत फैट ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, मसल को बिल्ड करने के लिए। सो इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये एक लिपोप्रोटीन से बना होता है जिसमें लिपो का मतलब होता है फैट। नाउ एक और चीज़ है यहाँ पे जो लिखा है, टू सॉल्युबलाइज फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ वो होते हैं, हमारे पास कुछ फैट वाइटामिन्स होते हैं। तो कुछ वाइटामिन्स होते हैं जैसे यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEK। सो जैसे यहाँ पर है ABCDEK, तो ये हमारे पास फैट होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ फैट होते हैं जो पानी में घुलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सम वाइटामिन्स आर फैट सोल्यूबल, यानी कि कुछ वाइटामिन्स होते हैं, ये सारे वाइटामिन्स है ABCDE सारे वाइटामिन्स हैं। जैसे विटामिन A है, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो ये जितने भी वाइटामिन्स हैं ये फैट सोल्यूबल, इसमें से कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं जो फैट, यानी कि जो आपके अंदर का फैट होता है उसमें डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो जैसे B एंड C जो है ये वाटर सोल्यूबल है, जैसे कि विटामिन C, विटामिन B ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि आपके अंदर का जो बॉडी के अंदर का जो पानी होगा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जो ADEK है, अब इसे याद कैसे करेंगे, इसे हम कीड़ा
कीड़े के फॉर्म में याद कर सकते हैं, कीड़ा, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो जैसे कीड़ा है तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ADEK, दैट इज़ कीड़ा। ये एक्रोनियम बनाएंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। तो आपका जो ये है कीड़ा है, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि इनको फैट की ज़रूरत होती है डिज़ोल्व होने के लिए। तो इसलिए हर किसी की बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपके ये विटामिन घुल सकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो हमें विटामिन ए मिलेगा, अपनी आइज़ के लिए विटामिन ए मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन डी ना, मतलब विटामिन डी हमारी बॉडी ना खुद बना लेता है। जैसे आप सनलाइट लेते हो, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सनलाइट लो, मतलब सनलाइट लिया करो तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ऐसा नहीं है, विटामिन डी मिलता नहीं है सनलाइट लेने से, बल्कि जब आप धूप में बैठते हो तो हमारी बॉडी खुद विटामिन डी बना लेती है, हमें वहाँ से मिलता नहीं है। तो वही चीज़ है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन ए है, ये सारे फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि इन्हें फैट चाहिए हमारी बॉडी का ताकि ये इसे डिज़ोल्व कर सकें। देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट। अब फैट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो पहले सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक ग्लास है पानी का, इस पानी के ग्लास के अंदर आप चीनी या नमक, तो कोई भी चीज़ ले सकते हो, शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, आप उसको डिज़ोल्व करो, उसे घोलो। तो आपने जैसे इसको स्टर किया, आपने इसे घोला शुगर एंड सॉल्ट को, इतना ही पानी लेना है, कुछ भी एक चीज़ ले लो। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ना तो चीनी घुलेगी ना ही सॉल्ट घुलेगा, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। यानी कि सैचुरेशन का मतलब ये होता है जब पानी के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं हो कि वो कुछ और शुगर को या सॉल्ट को डिज़ोल्व कर ले, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड या सैचुरेशन। लेकिन वैसे ही होता है सैचुरेटेड फैट। अब जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सैचुरेटेड फैट का मतलब है ये डाइजेस्ट नहीं होता आसानी से, सो नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, बहुत आसानी से बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इन द सेंस मेहनत इन द सेंस कि आपको वर्कआउट वगैरह करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या फिर आपको टहलना पड़ेगा, नॉर्मली आपको ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी इससे डाइजेस्ट करने के लिए। सो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है या ग्लूकोज में टूटता है, सिमिलरली जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, तो ये फैटी एसिड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। ये बैड फैट है, एज इट कैन बी हार्मफुल टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है क्योंकि ये ब्लड में ना जाके स्टोर हो जाता है। हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, वहाँ पे जाके जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, फिर हार्ट डिजीजेज और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है वी नीड टू डू वर्कआउट टू डाइजेस्ट द फैट। इस पर्टिकुलर फैट को, यानी कि सैचुरेटेड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें वर्कआउट करना चाहिए, या सुबह उठ के जैसे ब्रिस्क वॉक टाइप होती है वो करना चाहिए। देन एग्जाम्पल है इसका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, प्योर घी ना सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब जैसे कि अभी आप घी को निकाल के देखोगे तो वो थोड़ा सॉलिड होगा, थोड़ा लिक्विड होगा, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। जो क्रीम होती है, मलाई होती है, वो भी थोड़ी सॉलिड सी होती है। और रिफाइंड ऑयल है, डालडा घी है, कोकोनट ऑयल बेसिकली ये भी एक एक्सेप्शन है। क्यों एक एक्सेप्शन है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है जितना भी एनिमल बेस्ड फैट है वो सारा सैचुरेटेड होता है। तो जो भी एनिमल से मिल रहा है वो सारा का सारा क्या होगा, जो भी जैसे कि मलाई है तो दूध से मिलती है, और दूध कहाँ से आता है, काऊ से आता है, एंड जो प्योर घी है वो भी वहीं से बन रहा है, डालडा है, रिफाइंड ऑयल तो चलो प्रोसेस्ड होता है। तो ये सारा जितना भी है ना, ये सब एनिमल बेस्ड फैट है, और जितना भी एनिमल बेस्ड फैट होता है वो होता है सैचुरेटेड, लेकिन किसको छोड़ के, फिश ऑयल को छोड़ के। फिश ऑयल इसलिए क्योंकि फिश ऑयल भी एक तरीके से फ़िश जो होती हैं वो पानी में होती हैं, तो ये भी एक तरीके से एनिमल की कैटेगरी के अंदर ही आएगा, लेकिन ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि फ़िश ऑयल तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो पढ़ेंगे हम, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं जो फ़ैट को तो पचाते ही हैं, यानी कि फ़ैट को तो डाइजेस्ट करते ही हैं, साथ में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इधर उधर ऐसे घूम रहे होते हैं उसको भी डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए मतलब ये बाकी बचे कुचे जो भी फैट है साथ में उसको भी डाइजेस्ट करता है। और यहाँ पे कोकोनट ऑयल ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कोकोनट ऑयल क्या है, कोकोनट ऑयल बेसिकली एक प्लांट बेस्ड ऑयल है, मतलब एक ट्री होती है कोकोनट का और उसमें से फिर ये ऑयल निकलता है। तो कोकोनट ऑयल, क्योंकि हमने अभी बोला एनिमल बेस्ड, तो कोकोनट तो एनिमल बेस्ड नहीं है, तो इसलिए कोकोनट एक ट्री है, तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी सैचुरेटेड होता है, तो इसलिए एक एक्सेप्शन है।
तो ये चीज़ें हो गई, सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल था। देन नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये इजीली डाइजेस्टेबल है एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, आराम से फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये अच्छा फैट है। तो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पढ़ी, ये डाइजेस्टेबल नहीं होता, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये तो डाइजेस्ट हो जाता है, कन्वर्ट भी हो जाता है, और ये बैड फैट है और ये अच्छा फैट है। ऑल द प्लांट बेस्ड ऑयल, जितने भी प्लांट बेस्ड ऑयल है या फैट है वो गुड होते हैं, वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। प्लांट बेस्ड तो हमें खाना चाहिए, जैसे कि सरसों है तो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, सोया ऑयल, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, ऑलिव ऑयल है, सोया ऑयल है, फिश ऑयल। फ़िश ऑयल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि फ़िश जो है वो ऑब्वियसली एनिमल के अंदर आ जाएगा। तो फ़िश ऑयल जो होता है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह ये सब कुछ होता है, ये आपका अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आएगा। एंड कोकोनट भी बेसिकली क्या है, प्लांट है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा, वो सैचुरेटेड में आएगा, वो अनसैचुरेटेड नहीं है। और ये आपको ना लिक्विड मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को कैसे समझें कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो उसको देखने का एक तरीका होता है, और वो ये है कि जो भी तेल या जो भी चीज़ आपके पास है, कोई भी ऑयल फैट वगैरह कुछ भी आपके पास है, अगर वो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, जैसे कि अभी आप मस्टर्ड ऑयल को देखोगे तो प्रॉपरली लिक्विड रहेगा, अगर आप ऑलिव ऑयल को देखोगे तो वो भी लिक्विड रहेगा, सोया ऑयल भी लिक्विड रहेगा, और फिश ऑयल के टैबलेट्स वगैरह सब कुछ आता है वो भी आपका ऐसे ही रहेगा। तो जो भी आपका लिक्विड रहे रूम टेम्परेचर पे वो आपका अनसैचुरेटेड है। लेकिन जो लिक्विड ना रहे, जो लिक्विड नहीं रहे, जो थोड़ा सा जैसे डालडा घी है तो वो थोड़ा सा सॉलिड सा रहता है, प्योर घी है वो भी थोड़ा सॉलिड रहता है और थोड़ा सा लिक्विड रहता है, तो वो क्या है, वो सैचुरेटेड है, और बाकी जो लिक्विड जैसा दिखे वो अनसैचुरेटेड है। तो ये थे दो फैट्स के मीनिंग कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मैंने बताया कि जैसे एक पानी में आप बार बार शुगर घोले जा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर और सॉल्ट में से कुछ भी नहीं घुलेगा, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा और वो डाइजेस्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सिमिलर फैट के लिए भी वही चीज़ है कि वो वाला फैट जो सैचुरेटेड है वो डाइजेस्टेबल नहीं होता, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। एंड प्योर घी, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट सॉलिड होता है, कुछ पार्ट उसमें लिक्विड होता है। कोकोनट ऑयल भी मोस्टली आपको सॉलिड देखने को मिलेगा, और डालडा घी जो है वो भी आपका सॉलिड होता है। तो जो भी सॉलिड हो, सॉलिड रहे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहे, उसे हम सैचुरेटेड फैट कहेंगे। और जितने भी एनिमल से निकलने वाले फैट है ना, जैसे कि एनिमल बेस्ड, जैसे कि वही घी वगैरह, क्योंकि वो काउ मिल्क वगैरह से इन सब से निकल रहा है, तो जो भी एनिमल बेस्ड फैट है वो हमेशा से सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन फ़िश ऑयल नहीं होता, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है। एंड कोकोनट ऑयल जो कि एक प्लांट बेस्ड है, जो कि प्लांट बेस्ड है, वो भी इसमें आएगा। हालांकि इसके अंदर सिर्फ एनिमल वाले शामिल हैं, एनिमल बेस्ड वाले घी वगैरह हमने इसमें ऐड किए हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल एक एक्सेप्शन है। हालांकि वो प्लांट से है लेकिन फिर भी वो सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए, अच्छा फैट होता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और लिक्विड रहता है हमेशा रूम टेम्परेचर पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कोई भी हो, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, कोलेस्ट्रॉल तो बैड ही होता है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे लिखा है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कुछ भी हो, गुड हो बैड हो, है तो वो कोलेस्ट्रॉल, है तो वो बैड ही, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे समझना है। ओके, सो व्हाट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। देखो, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL। अब ये HDL क्या चीज़ है? सो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब कि वो लिपोप्रोटीन यानी कि वो फैट, लिपो का मतलब तो लिपिड है, फैट है, तो उस लिपो को बोल रहे हैं जो कि हाई डेंसिटी वाला है, जो कि नॉट डाइजेस्टेबल है। पहली बात, हम सभी को पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अनडाइजेस्टेबल होता है। सो ये नॉट डाइजेस्टेबल है, स्टोर हो जाता है ब्लड में और ब्लड वेसल्स में, एंड कैन इंटरप्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, और ब्लड के फ्लो को इंटरप्ट कर सकता है। ये चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि नॉट डाइजेस्टेबल होता है, ब्लड में स्टोर हो जाता है, ब्लड वेसल्स में स्टोर होता है, और ब्लड के फ्लो को इंटरप्ट करता है। बट इट डज नॉट हार्म, लेकिन ये इतना हार्म नहीं पहुँचाता, क्योंकि एज इट ऑक्यूपाइज लेस एरिया एज द डेंसिटी इज़ हाई। तो देखो, यहाँ पे ना एक इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम एंड डेंसिटी में।
तो वॉल्यूम जो होती है एंड डेंसिटी में इन्वर्स का रिलेशन होता है, यानी कि जब डेंसिटी हाई हो तो वॉल्यूम यानी कि जगह कम घेरेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, मतलब जगह कम घेरेगा। कहने का मतलब कि अगर ये आपका ब्लड है, अगर ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये बस इतनी कम जगह घेरेगा, तो अब आपका जो ब्लड है वो इजीली यहाँ से फ्लो कर सकता है, आराम से फ्लो कर सकता है। समझ रहे हो? तो इसलिए वॉल्यूम मतलब यहाँ भी ये इन्वर्स का रिलेशन होता है कि हाई डेंसिटी है, अगर डेंसिटी हाई है तो जगह कम घेरेगा, तो इसलिए उतना हार्म नहीं पहुँचाता। क्यों? क्योंकि एज इट ऑक्यूपाइज लेस एरिया, क्योंकि डेंसिटी हाई है। हायर द डेंसिटी लोअर इज़ द वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा डेंसिटी हाई होगी वॉल्यूम यानी कि जगह उतनी कम घेरेगा। फॉर एग्जाम्पल प्योर घी है, ये कम से कम अगर आप 20 ग्राम खाओगे तो अच्छा है। बटर भी आप आराम से खा सकते हो। अच्छा ये बटर हो गया, पर ये एक ही बटर लिखा है मैंने यहाँ पे, तो आप बटर खाओ वो भी ठीक है। मिल्क में भी HDL होता है, तभी हम कहते हैं कि बच्चों को मिल्क पिलाना चाहिए, दूध पीना चाहिए उन्हें, और बटर घी वगैरह ये सब खाना चाहिए, क्योंकि कुछ अमाउंट तक ये बिल्कुल ठीक है, हार्मफुल नहीं है। और इसका हम फोटो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो होता क्या है कि ये LDL है और ये HDL है। HDL में जो आपको ब्लू वाला दिखाई दे रहा है दैट इज़ HDL। तो जो ये HDL है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। पर ये ब्लड का फ्लो आराम से हो रहा है। ब्लड का फ्लो कोई मतलब इसमें, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और ये नॉर्मल आर्टरी है। और अगर आप HDL चीज़ें खाते हो, जैसे अगर आप मिल्क खा रहे हो, आप बटर खा रहे हो, घी खा रहे हो, तो ये उतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये डेंसिटी इसकी हाई है। तो जितनी ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी, डेंसिटी अगर हाई होगी तो ये एरिया क्या करेगा, उतना कम घेरेगा, ठीक है। इसका एरिया जो है वो कम घेरेगा, तो ये नॉर्मल आर्टरी में ऐसा होगा, ब्लड का फ्लो आराम से होगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम LDL की बात करें जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, अब आप देखो ये येलो वाले ने क्या किया हुआ है, इसने पूरा ये ऐसे सारा कवर किया हुआ है, ये पूरा एरिया ऐसे करके कवर किया हुआ है, और यहाँ नीचे से भी किया हुआ है, और अंदर भी ये येलो येलो पार्ट्स मौजूद है। यानी कि ये आपके ब्लड के फ्लो को क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, रोक सकता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है और बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यही हमें समझना चाहिए कि जो HDL है, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला है वो जगह कम घेरेगा, तो आराम से ब्लड आपका फ्लो हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कुछ अमाउंट तक प्योर घी, बटर और मिल्क वगैरह आप लोग खा सकते हैं। बट LDL जो है यानी कि डेंसिटी अगर कम है तो वॉल्यूम क्या करेगा, ज़्यादा घेरेगा, और ज़्यादा घेरेगा तो आप देख सकते हो ये येलो वाला कितना इसने कवर कर लिया है सब चीज़ को, तो ये आर्टरी नारोड हो गई है, यानी कि अब ये बहुत ही थोड़ा सा जगह बचा हुआ है ब्लड के फ्लो करने में। तो ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो क्या हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ और है। LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये ज़्यादा स्पेस घेरता है, ऑक्यूपाइज मच स्पेस। बैड कोलेस्ट्रॉल है तो ये डालडा है, क्योंकि ये सॉलिड ही रहता है, हमेशा सॉलिड ही रहता है रूम टेम्परेचर पे। और रिफाइंड ऑयल जो होता है ना, रिफाइंड ऑयल, तो उसको भी फैक्ट्री में जाके उसमें जो सैचुरेटेड पार्ट है वो ऐड कर दिया जाता है, तो ये भी ख़राब ही एक तरीके से। रिफाइंड ऑयल तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एंड सरसों कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। अच्छा, सरसों का तेल के लिए कहा जाता है कि अगर हम अपना पूरा ज़िंदगी सरसों का तेल पे निकाल देना तो हमें कोई भी हार्ट डिजीज़ नहीं होगा। सरसों का तेल इतना ज़्यादा अच्छा होता है, ये प्लांट बेस्ड है एंड इट इज़ अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर सरसों के तेल को भी आप बार बार पकाओगे ना, बार बार पकाओगे, तो वो भी सैचुरेटेड हो जाएगा। इसलिए सरसों का तेल भी सैचुरेटेड हो सकता है बार बार उसको यूज़ करने की वजह से। जैसे एक बार आपने पूरियाँ तल ली, उसके बाद आप दोबारा उसको बार बार 3-4 बार और यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सैचुरेटेड हो जाएगा, फिर वो हार्मफुल होगा, फिर वो खाने लायक नहीं होगा, और फिर वो आपकी बॉडी को हार्म ही पहुंचाएगा। सो ये था HDL एंड LDL, दैट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड LDL दैट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यही था गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। और कुछ लोग जो हैं उनको मतलब उनको भी ये समझने को मिल जाएगा कि ये होता क्या है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो अभी ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फिर तो हमने कवर कर ही लिया है सारा कुछ। तो ये हम फैट्स पढ़ रहे थे बेसिकली न्यूट्रिशन के अंदर। तो हमने फैट्स को
कवर कर लिया है काफ़ी अच्छे से। मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, 80 ग्राम चाहिए। लिपिड होता है इसका नाम, एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो टूटता है ये बाद में। आपको एनर्जी देता है फास्टिंग कंडीशन में, एज अ इंसुलेटर काम करता है, मसल को बिल्ड करता है, और फैट जितने भी आपके वाइटामिन होते हैं उसको भी घुलाने का, उनको भी डिसॉल्व करने का काम करता है। तो जो कीड़ा वाला बताया था मैंने, KEDA, दैट इज़ विटामिन KEDA, ये सारे आपके फैट में घुलते हैं, बाकी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये भी हमने देखा। और पहचानोगे कैसे कि कोई जो घी तेल जो भी है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है फैट? जो सैचुरेटेड होगा वो सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो लिक्विड रहे रूम टेम्परेचर पे वो आपका अनसैचुरेटेड, जैसे कि सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल, ये सारी चीज़ें। एंड व्हाट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमने देख लिया। बैड कोलेस्ट्रॉल भी हमने देख लिया। तो LDL इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, वाइल HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। या सो व्हाट इज़ इंटरमीडिएंट फास्टिंग? तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग क्या होता है? इंटरमीडिएंट फास्टिंग ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएंट एनर्जी रिस्ट्रिक्शन। इसमें पर्टिकुलरली ना आप एक पीरियड ऑफ टाइम में कुछ खाते पीते नहीं हो। आप वॉलेंटरी या मतलब वॉलेंटरी या फिर नॉन वॉलेंट्री या जो भी कह लो फास्टिंग करते हो। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। इंटरमीडिएंट फास्टिंग को हम इंटरमीडिएंट एनर्जी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इज़ एनी ऑफ वेरियस मील टाइमिंग स्केड्यूल्स दैट साइकिल बिटवीन वॉलेंट्री फास्टिंग, मतलब जो आप खुद से खाना नहीं खा रहे हो, खुद से फास्टिंग कर रहे हो, एंड नॉन फास्टिंग ओवर अ गिवन पीरियड। मतलब आप जैसे कि आप सो रहे हो तो ऑब्वियसली सोते टाइम तो आप फास्टिंग कर, मतलब नॉन फास्टिंग वाला है, आप सो रहे हो, उसमें आप वॉलेंटरी फास्टिंग नहीं कर रहे हो, वो तो आप सो रहे हो इसलिए फास्टिंग हो ही रही है आपकी। लेकिन वो वाला जो आपका वो वाला फास्टिंग का टाइम है जिस टाइम पे आप सो रहे हो, चाहे आप 8 घंटे सो रहे हो, चाहे आप 7 घंटे सो रहे हो, एंड प्लस वो टाइम जिसमें आप वॉलंटरी फास्टिंग कर रहे हो, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें ना विंडोज़ होती हैं कि आपको अपना विंडो, मतलब अब किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे मील लेना है। 8 आवर का विंडो है या आपका 10 आवर का विंडो है, आप ऐसा कर सकते हो। मतलब आपको 24 घंटे में बस 8 घंटे के अंदर अंदर ही खाना है, या 24 घंटे में केवल 10 घंटे के अंदर अंदर ही खाना है, उसके बाद आपने नहीं खाना कुछ भी, तो इसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग कहते हैं। मेथड्स ऑफ इंटरमीडिएंट फास्टिंग इंक्लूड ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग, या तो आप ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग रखो, जैसे मंडे खा लिया, ट्यूसडे का फास्ट रखा, वेडनेसडे खाया, थर्सडे का फास्ट रख लिया, इस तरीके से। या फिर आप पीरियोडिक फास्टिंग रख सकते हैं, या फिर आप डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कर सकते हैं। डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जैसे कि आपने अपने आप को बोला कि मैं जो है 8 बजे से खाना पीना शुरू करूँगा, या 8 बजे से खाना पीना शुरू करूँगी, और या फिर आपने 8 बजे से खाना पीना शुरू किया, और आप अब जो आपके शाम के 8 बजेंगे या 7 बजेंगे उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। या फिर आप 10 बजे से खाना शुरू करोगे सुबह के, मतलब अपना जो भी आपका ब्रेकफास्ट होता है, लाइक वो तो पहले ले लेना चाहिए, बट जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर मिड टाइम जो स्नैक होता है, इवनिंग स्नैक होता है वो, और डिनर, तो इसके बीच अगर आप डिसाइड कर लेते कि 7 बजे के बाद नो खाना, जैसे अक्षय कुमार हमेशा से बोलते हैं कि 7 बजे या 5 बजे के बाद जो है वो खाना ही नहीं खाना चाहिए, तो वही चीज़ है कि मतलब 7-8, मतलब 5 या 6-7 बजे के बाद तो खाना नहीं खाना चाहिए। तो इसी को बेसिकली हम लोग वही कहते हैं कि एक आपका विंडो होता है जिसके अंदर आप खाना खाओगे। सो दिस इज़ व्हाट इंटरमीडिएंट फास्टिंग इज़। यही इंटरमीडिएंट फास्टिंग थी जिसमें आप ऑल्टरनेटिव डेज या पीरियोडिक फास्टिंग या फिर डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या फास्टिंग जो है वो आप करते हो। सो यही था इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और आप सब ऑलरेडी जानते हो कि हम लोगों ने ये नॉर्मल ब्लड ऐसे फ्लो होता है, लेकिन अगर ब्लॉक्ड है आर्टरी HDL या LDL की वजह से, तो फिर ऐसा चीज़ हो जाता है। सो यही था इस पर्टिकुलर चैप्टर में। यहाँ पे हमारा फैट्स जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन को लेकर आएंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि प्रोटीन जो है वो हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने एक उसके जो उसके है क्या बोलते हैं वेट है उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए। तो वही चीज़ है कि फैट्स बेसिक लेवल पे हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन्स लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।